How Indonesia became a Muslim country. रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है जो 17,000 से भी अधिक आइलैंड से मिलकर बनी है, जैसे सुमात्रा, सुलावेसी, जावा एटसेट्रा। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहां लगभग 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है, यानी इस्लाम यहां का डोमिनेंट रिलीजन है। आपको यह शायद जानकर आश्चर्य होगा कि 1st सेंचुरी एडी में ही यहां हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंसेस दिखना शुरू हो चुके थे और करीब 6th सेंचुरी एडी में यहां बुद्धिज्म का राइज हुआ। इस आर्किपेलागो यानी आइलैंड्स के समूह में कई हिंदू और बुद्धिस्ट एम्पायर्स का राइज और फॉल भी हुआ, जैसे मजपाहित, शैलेंद्र, श्रीविजय एटसेट्रा। इस्लाम का राइज 8th सेंचुरी से शुरू हुआ और आज ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहां हिंदुइज्म और बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए और इस्लाम देर से राइज होते हुए भी यहां का डोमिनेंट रिलीजन बन गया? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह यहां इस्लाम का राइज हुआ और कैसे एक डोमिनेंट रिलीजन बना। सबसे पहले नजर डालते हैं यहां की प्री इस्लामिक एरा पर। चलिए शुरू करते हैं। प्री इस्लामिक इंडोनेशिया। दोस्तों, इस्लाम के राइज से पहले इस आर्किपेलागो में हिंदू रूलिंग क्लास थी, जिनका कल्चर दरअसल एक हिंदू बुद्धिस्ट मिक्स था। इंडोनेशिया में इंडियन एलिमेंट्स का पहला असर इंडियन किंग अशोका के रेन में देखने को मिला। आप भी जानते हैं कि अशोका का रेन 269 से 232 बीसी के बीच रहा। उनका शुरुआती रूल वॉर्स और एक्सपेंशन का था, लेकिन 250 बीसी में हुए बैटल ऑफ कलिंग के बाद उन्होंने वॉर्स को त्याग कर बुद्धिज्म और अहिंसा को अपना लिया। उनका एम्पायर वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड का इंपॉर्टेंट रूट था। अशोका के बाद 4th सेंचुरी एडी के गुप्ता एम्पायर के रेन में हिंदुइज्म का एक तरह से रिसर्जेंस हुआ और गुप्ता पीरियड के पेट्रनेज में हिंदू आइडियाज दूर दूर तक ट्रैवल करने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया में हिंदुइज्म के ट्रांसमिशन का मेन कारण था साउथ इंडिया। मॉनसून्स के कारण श्रीलंका और तमिललैंड्स इंडोनेशिया से अच्छी तरह कनेक्टेड रहे। कॉमर्स के साथ कल्चरल और रिलीजियस इंटरैक्शंस भी होते रहे। साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस समय के साथ बढ़ता चला गया। 6th और 7th सेंचुरी में पल्लवास और चोलास का आज के तमिलनाडु और आसपास की टेरिटरीज पर वर्चस्व था। चोलास ने एक पावरफुल नेवी भी बनाई थी और उनकी रेड्स इंडोनेशियन आइलैंड्स तक होती रहीं। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई इन्हीं इंटरैक्शंस का नतीजा है कि आज भी इंडोनेशिया के कस्टम्स, लैंग्वेज, आर्ट और आर्किटेक्चर सभी में एक स्ट्रॉन्ग संस्कृत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यह तो हुई प्री इस्लामिक एरा की बात। आइए अब जानते हैं इस्लाम के इंट्रोडक्शन और उसके स्प्रेड के बारे में। इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। दोस्तों, इंडोनेशिया में इस्लाम के इंट्रोडक्शन को 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। फर्स्ट फेज जो 622 से 1100 एडी तक चला, सेकेंड फेज जो 1100 से 1500 एडी तक चला और थर्ड फेज जो 1500 से मॉडर्न टाइम्स तक रहा। आइए जानते हैं फर्स्ट फेज में क्या हुआ। फर्स्ट फेज। दोस्तों, पहले फेज में इंडियन ओशन में होने वाले कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ। दरअसल वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड 7th सेंचुरी में इस्लाम के राइज से पहले से ही जारी था। यमन और पर्शियन गल्फ के मर्चेंट्स मॉनसून की मदद से मालाबार आते थे। वहां से श्रीलंका और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड्स तक उनकी जर्नी होती थी। इस्लाम के शुरू होते ही ये ट्रेड फलने फूलने लगा। अरब और पर्शियन मुस्लिम मर्चेंट्स ने इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, इंडोनेशिया और चाइना के बल्क ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे इन मर्चेंट्स की कॉलोनीज बनने लगी और 750 एडी से 1100 एडी के बीच इंडियन ओशन रिम में ये कॉलोनीज साइज और प्रॉस्पेरिटी में बढ़ने लगी। कहते हैं कि इन मर्चेंट्स की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी देखकर इंडोनेशिया और आसपास की कंट्रीज के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इंटरमैरिजेस ने भी इस्लाम के स्प्रेड में एक बड़ा रोल प्ले किया। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन मर्चेंट्स ने अपने कस्टम्स और कल्चर को लोकल पॉपुलेशन पर फोर्स नहीं किया, बल्कि वहां की लोकल कल्चर को अडॉप्ट करने के साथ साथ इस्लाम की डॉक्ट्रिन्स को भी इंट्रोड्यूस किया
और इस तरह से मुस्लिम्स की पोजीशन सोसाइटी में प्रिविलेज्ड हो चुकी थी। इस फर्स्ट फेज में अरब और पर्शियन मर्चेंट्स द्वारा लाए गए इस्लाम में शरिया और फिक्ह का इंपॉर्टेंस ज्यादा था। शरिया इस्लाम लॉ को कहा जाता है और फिक्ह में शरिया लॉ के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इंडोनेशिया में जो अर्ली इस्लाम आया वो मेनली एक इंटेलेक्चुअल लेवल का इस्लाम था, जहां इस्लामिक लॉज और डॉक्ट्रिन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। हज ने भी इस्लाम के स्प्रेड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब आते हैं सेकेंड फेज पर और देखते हैं कि इस फेज में इस्लाम के स्प्रेड में क्या चेंजेस देखने को मिले। सेकेंड फेज। दोस्तों, सेकेंड फेज में ही इस्लाम इंडोनेशिया में सबसे वाइडली स्प्रेड हुआ। जहां एक तरफ फर्स्ट फेज मेनली रिचुअल्स और लॉज पर बेस्ड था, वहीं दूसरी तरफ सेकेंड फेज में स्पिरिचुअल इस्लाम की शुरुआत हुई। इंडोनेशियन आर्किपेलागो में इस्लाम का स्प्रेड जियोग्राफिकल ऑर्डर में हुआ, यानी सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा और फिर आगे बढ़ता गया। अरेबिया के एक स्कॉलर शेख अब्दुल्ला आरिफ ने करीब 1100 एडी में सुमात्रा में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया। नॉर्दर्न सुमात्रा के पहले रूलर जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो थे जोहान शाह। 1204 में उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया, लेकिन 1297 के रूलर सुल्तान मलिक अल सालेह के रेन में इस्लाम को मेजर बूस्ट मिला। खैर, 14th सेंचुरी में आए सूफी ऑर्डर्स ने पूरे सुमात्रा में इस्लाम को वाइड स्प्रेड रिकग्निशन दिया और उसे फैलाया। इंडोनेशिया की सिटी पसाय इस्लाम के स्प्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गई। 13th और 14th सेंचुरीज के दौरान मंगोल और ततार इन्वेजन्स के चलते मुस्लिम कंट्रीज पर खतरा मंडरा रहा था। इसके चलते सूफीज, शेख्स और मर्चेंट्स इन डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए इंडोनेशिया के फर्दर ईस्ट में माइग्रेट होने लगे और उनके साथ साथ इस्लाम का स्प्रेड इंडोनेशिया के फार ईस्ट में भी हुआ। 14th और 15th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इस दौरान जावा में एक हिंदू किंगडम मजपाहित का रूल था। इस किंगडम के छोटे राजा और लोकल चीफ्स के हाथ में पोर्ट्स और ट्रेड थे और बदले में वो मजपाहित रूलर को ट्रिब्यूट्स पे किया करते थे। जब वेस्ट एशिया यानी मुस्लिम वर्ल्ड और इन लोकल चीफ्स के बीच ट्रेड बढ़ने लगा तो ये चीफ्स एक एक करके इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे और देखते ही देखते मजपाहित किंगडम एक मुस्लिम सल्तनत में कन्वर्ट हो गया। इस तरह एक एक करके इस्लाम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर स्प्रेड होता चला गया। अब आते हैं थर्ड और आखिरी फेज में। थर्ड फेज। दोस्तों, 1500 एडी से लगभग 1950 एडी तक चले थर्ड फेज में इस्लाम का कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहा, जो सेकेंड फेज में शुरू हुआ था। न सिर्फ कन्वर्जन्स बल्कि इस फेज में कल्चर और लिटरेचर का डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। दोस्तों, यहां पर एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है। जब इंडिया में टर्क्स का इन्फ्लुएंस आया तो वहां एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ, उर्दू। लेकिन इंडोनेशिया में जब सूफीज ने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने वहां की लोकल मलय लैंग्वेज को ही ट्रांसफॉर्म किया। उसमें नए अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस किए गए जिससे कुरान का प्रोनाउंसिएशन ईजी हो सके। अरबिक और फारसी वर्ड्स ने लैंग्वेज को इनरिच किया, जिसके चलते इंडोनेशिया के लोग इस्लाम की फिलॉसफी, थियोलॉजी और रैशनल साइंसेस से कनेक्ट हो गए। यानी वहां के लोग अब इस्लाम की इंटरनेशनल ब्रदरहुड से डायरेक्टली जुड़ गए और कॉमन मीडियम होने के कारण इस्लाम तेजी से स्प्रेड हुआ। दोस्तों, थर्ड फेज में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और भी हुआ। इस फेज में इंडोनेशिया और आसपास की कंट्रीज में यूरोपियंस का अपीयरेंस हुआ। सबसे पहले पोर्चुगीज आए, जिन्होंने 1512 में मलक्का स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया। मलक्का का डाउनफॉल होते ही लोकल स्कॉलर्स इंडोनेशिया के बाकी आइलैंड्स पर भी स्प्रेड होने लगे, जिससे जाहिर है कि इस्लाम भी स्प्रेड होने वाला था। इसके बाद एक एक करके यूरोपियन पावर्स इन्वेड करती रहीं, जैसे स्पेनिश, उसके बाद डच और फाइनली ब्रिटिश इन्वेजन्स हुए। इन यूरोपियन पावर्स से इंडिपेंडेंस पाने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया के लोगों के बीच एक सिंगल बॉन्ड था और वो था कॉमन लैंग्वेज और इस्लाम। इससे वहां के लोगों में यूनिटी बढ़ी और इस्लाम और भी स्ट्रांग होता चला गया और 20th सेंचुरी के शुरुआत तक पूरा इंडोनेशिया आर्किपेलागो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया। खैर, यहां पर एक जरूरी सवाल और उठता है, वो ये कि जहां एक तरफ इंडोनेशिया में इस्लाम को एक वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिला, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक पार्शियल एक्सेप्टेंस ही मिला। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके कई रीजंस बताए जाते हैं।
पहला तो ये कि भले ही इंडिया और इंडोनेशिया में इस्लाम का इंट्रोडक्शन मर्चेंट्स के थ्रू हुआ, लेकिन इंडिया में 11वीं सेंचुरी में हुए लगातार मुस्लिम इन्वेजन्स के चलते एक कड़वाहट पैदा हो गई। यहां पर रूल करने वाली सभी डायनेस्टीज का ओरिजिन इंडिया के बाहर ही था, जबकि इंडोनेशिया में वहां के लोकल रूलर्स ने ही इस्लाम को एम्ब्रेस किया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था लैंग्वेज। इंडिया में कोर्ट लैंग्वेज थी फारसी। यहां की नेटिव लैंग्वेजेस उर्दू और हिंदी को कोर्ट लैंग्वेज नहीं बनाया गया, जबकि इंडोनेशिया में मलय यानी वहां की नेटिव लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके चलते वहां के नेटिव लोग उससे और अच्छी तरह से जुड़ पाए। तीसरा फैक्टर था इंडिया में हिंदुइज्म का डीप पेनिट्रेशन। इंडिया में हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म को रिप्लेस किया और साथ ही यहां पर एक रिजिड कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। स्कॉलर्स कहते हैं कि यह कास्ट सिस्टम इतना डीपली पेनिट्रेट कर चुका था कि और कोई भी नया रिलीजन इंट्रोड्यूस होना कठिन था। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया में कास्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। कहते हैं कि यहां पर हिंदुइज्म राजाओं के द्वारा इंपोज किया हुआ एक टॉप टू बॉटम रूल था, यानी वहां के लोकल लोगों में हिंदुइज्म पॉपुलर नहीं हुआ था। और आखिरी रीजन था इंडिया की रीजनल डाइवर्सिटी, जहां लैंग्वेज, कल्चर और कास्ट बहुत वेरी करते थे। ऐसे में इस्लाम सिर्फ कुछ ही जगहों में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया। इस ह्यूज डाइवर्सिटी के कारण हमेशा से रीजनल टेंशन्स बनी रहीं, जो 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल मिलिट्री राइवलरीज के रूप में उभर कर आईं। यूरोपियंस ने इन्हीं टेंशन्स को एक्सप्लॉइट किया। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया में इस्लाम का एक्सेप्टेंस एकदम कंप्लीट था, जिसने वहां के लोगों को एक नेशनल कोहेसिवनेस और यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी प्रोवाइड की। तो दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया के एक ओरिजिनल नेटिव कल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, जिस पर सबसे पहले हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ और फिर 13th सेंचुरी के बाद वो पूरी तरह से इस्लाम डोमिनेटेड हो गया।